गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी उसी तरह से है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़ा था और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। और इस फॉर्मूले में भी ये दोनों मास पॉइंट मास होने चाहिए, ये दोनों मास पॉइंट मास होने चाहिए, तब इनके पूरे दोनों पार्टिकल को मिलाकर जो सिस्टम बनेगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर है। अब देखो यहाँ मास हमेशा पॉजिटिव होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव और ये पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर यहाँ पर ये एक स्फीयर भी है, अगर ये मास स्फीयर भी है तब भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा मास इस स्फीयर के अंदर नहीं है। अगर दूसरा मास स्फीयर के अंदर नहीं है, बाहर है, तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए स्फीयर के सारे मास को हम उसके सेंटर पर रखा हुआ एक पॉइंट मास मान सकते हैं। इसलिए अगर ये ऑब्जेक्ट स्फीयर है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी स्फीयर है या पॉइंट मास है, तो दोनों के बीच एनर्जी को निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये तब तक लगा सकते हैं हम फॉर्मूला जब तक ये वाला जो स्फीयर है और ये वाला पार्टिकल है इस स्फीयर के बाहर है। अगर ये पार्टिकल स्फीयर के अंदर रखा हो इस तरह से, जैसे ये एक स्फीयर, ये मान लो स्फीयर का मास m1 है और दूसरा पार्टिकल यहाँ रखा है m2 इस स्फीयर के अंदर, तो अब अगर इन दोनों पार्टिकल के सिस्टम की एनर्जी निकालूंगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, दोनों स्फीयर एक दूसरे के बाहर होने चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से बाहर होगा तो हम ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का लिख सकते हैं। कर ले इसको नोट, फिर हम अगली चीज पर आते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जूल होगी, इसकी अदर क्वांटिटी है ये हम सब जानते ही हैं। इसकी डायमेंशन अगर डिस्कस करें तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, जो वर्क की डायमेंशन होती है वही एनर्जी की डायमेंशन होती है, mL2T-2 के बराबर। तो ये एनर्जी की डायमेंशन होती है। क्लियर, नोट कर लें। अब देखिए ये हमारी अर्थ का मास कैपिटल एम है और इसके बाहर एक पॉइंट मास रखा हुआ है और पॉइंट मास की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर है। तो अब इन दोनों पार्टिकल की, पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी। इसको हम दोनों की मिलाकर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, इस अकेले पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो अगर इनके बीच का सेपरेशन r है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होगी। अब देखो अगर हम इस एक्सप्रेशन में r की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, स्मॉल r को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो स्मॉल r डिनोमिनेटर में है तो इसकी एनर्जी की जो यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, वो डिक्रीज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, अगर इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो डिस्टेंस r की वैल्यू को बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ये थोड़ा सा समझना। जनरली हम जल्दीबाजी में लिख देते हैं कि r बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। सर r तो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये वैल्यू घटनी चाहिए, हाँ घटेगी, लेकिन
मैग्नीट्यूड में डिक्रीज होगी, और ये नेगेटिव है इसलिए इंक्रीज होगी। ये लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है अर्थ के सेंटर से, स्मॉल आर जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, और एच जो डिस्टेंस है अर्थ की सरफेस से है। ये हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान से पढ़ना है कि जो डिस्टेंस है हमें अर्थ की सरफेस से दे रखी है या अर्थ के सेंटर से। इसमें कई बार गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, तो उसका ध्यान रखें। अब अगर ये इसको एच हाइट भी बोलते हैं, अर्थ की सरफेस से पार्टिकल कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर, तो एच हाइट पर है तो स्मॉल आर की वैल्यू ये होगी, और ये यहाँ रखने पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकती। ये पार्टिकल कहीं भी रखा हो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। मैक्सिमम तो इंफिनिटी पर होती है, जीरो। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा और वो जीरो के बराबर होगी। ठीक है, अगला। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये कंसीडर करें ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, एक बार इस पार्टिकल को मास के पार्टिकल को ए पर रखें और एक बार बी पर रखें, तो बताओ ए पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या बी पर? ए पर ज्यादा होगी ना, तो इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ए पर ग्रेटर होगी बी से। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ए की पोटेंशियल एनर्जी माइनस बी की पोटेंशियल एनर्जी। ए पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस बी पर पोटेंशियल एनर्जी, तो अब ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, मुझे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताना है और ए पर पोटेंशियल एनर्जी बी से ज्यादा है ना। अगर इस बी पॉइंट से पार्टिकल को ए पॉइंट पर ले जाऊंगा, ऊपर जैसे जैसे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो ऊपर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नीचे वाले पॉइंट से ज्यादा होगी। अब इन दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है वो हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस, ए की पोटेंशियल एनर्जी बी से ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी वो डिफरेंस का फॉर्मूला यह है mgh 1 + h/r। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए ए पर पोटेंशियल एनर्जी बी से ज्यादा है ना, तो चेंज कितना होगा a - b। अब ए पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, r की जगह r + h लिखूंगा a पॉइंट के लिए, और b पॉइंट के लिए तो हाइट 0 है तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें कैपिटल G एंड स्मॉल n हमने कॉमन ले लिया, और एलसीएम क्या आएगा r × r + h, तो एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में r से r तो कैंसिल हो गया, और जो हम अर्थ की सरफेस पर g की वैल्यू का फॉर्मूला ये जानते हैं, तो यहाँ कैपिटल M अर्थ का मास है, स्मॉल m पार्टिकल का मास है। अब इस g × m की जगह यहाँ से वैल्यू रखते हैं gr²। अब ये एक्सप्रेशन आने के बाद यहाँ एक r से r कैंसिल, और r से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है वो इसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इसके इक्वल होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ स्मॉल m किसका मास है? पार्टिकल का, अर्थ का मास नहीं है। अर्थ के मास की जगह तो हमने ये वैल्यू लिख दी थी, यहाँ कैपिटल M अर्थ का मास था तो उसकी वैल्यू यहाँ से इसमें रखी थी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला आया। लेकिन अगर आपको ध्यान हो 11th में मैकेनिक्स में पढ़ते समय इन दो पॉइंट के बीच में
लेकिन एक्चुअल में मैकेनिक्स में ये बाउंडेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस ये तब होता है जब h इज वेरी वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू r। अगर हाइट की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो तो हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। उसका रीजन है अगर h बहुत स्मॉल होगा r के कंपैरिजन में तो 1 के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgh के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ इस चैप्टर में हाइट r के रेस्पेक्ट में जनरली बहुत कंपेरेबल होती है, बहुत नेग्लिजिबल नहीं होती। अगर नेग्लिजिबल होगी तो ये एक्सप्रेशन, और मैकेनिक्स में जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन था, रेक्टिलिनियर मोशन था, उसमें हम एक पार्टिकल को फेंकते थे तो हाइट जो होती थी वो राइज करता था, वो 100 मीटर या 200 मीटर या 5 मीटर 10 मीटर तक होती थी, और वो हाइट बहुत कम होती थी रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो पूरी मैकेनिक्स में हमने ये फॉर्मूला यूज किया, लेकिन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जब प्लैनेट्स के मोशन की बात होती है तो यह हाइट अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल होती है और कई बार उससे ज्यादा भी होती है। तो उस कंडीशन में हमें ये फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है, करना है इसको नोट। अब इस फॉर्मूले पर कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि अर्थ की सरफेस से अगर हम r हाइट पर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना होगा सरफेस और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमें निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखकर आंसर निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा सॉल्यूशन ये अपना आंसर है। अगर हाइट h के बराबर, h की वैल्यू r के इक्वल होगी तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है वो mgr/2 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u देकर परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब ये पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अब वेलोसिटी कम होते होते कहीं पर जाकर मान लो जीरो होगी, वेलोसिटी इस पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करोगे तो ऊपर जाने में डिक्रीज होगी, क्योंकि mg फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, तो वो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। अब वेलोसिटी डिक्रीज होकर यहां पहुंचा, एक मोमेंट के लिए जीरो हुई, अब उसके बाद mg तो यहां भी लग रहा है तो वापस नीचे लौट कर आएगा। तो यहां यहां जहां वेलोसिटी जीरो हुई है हम ये कह सकते हैं ये मैक्सिमम हाइट है जो इस पार्टिकल ने अटेन की है। तो यही हाइट हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी क्या होगी, वी वांट टू कैलकुलेट दिस हाइट। अब देखो यहाँ पर हाइट जो अटेंड की है, यहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा दी है, अब वेलोसिटी बहुत ज्यादा देंगे तो ये हाइट भी ज्यादा अटेंड करेगा, और हाइट कंपेरेबल होगी रेडियस ऑफ अर्थ के। तो हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर किसके बराबर होगी। व्हाट विल द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लें फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट, चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज दिखाता हूं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो
तो मैकेनिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किए थे और मैक्सिमम हाइट अटेन करने का फॉर्मूला आया था u² 2g निकाला था और ये हमने मोशन की थर्ड इक्वेशन से निकाल लिया था। लेकिन अब इस चैप्टर में मोशन की कोई इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। मोशन की इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन का मतलब g, लेकिन जब ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो एक्सेलरेशन तो कम होता जाएगा ना ऊपर जाने पर, तो एक्सेलरेशन इसका वेरिएबल है, इसलिए मोशन की इक्वेशन नहीं लगा सकते हम। इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मोशन की इक्वेशन नहीं लगाई जा सकती और इस चैप्टर में जनरली मोशन की इक्वेशन लगती नहीं है क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है इन जनरल। तो इसमें तो हम क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व करने का एक ही मेथड है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दो। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखो यहाँ से ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट, ए से बी तक जाने पर क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी ए से बी तक जाने पर। अब ये हाइट अगर h के बराबर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए से बी तक जाने पर इतनी बढ़ेगी। ये जो है ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, तो ए से बी तक जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और बी से नीचे आने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती है और उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। ए से बी जाने पर बढ़ेगी भी इतनी और बी से ए आने पर घटेगी और घटेगी भी इसके बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो भी लॉस और गेन होता है उसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब देखिए अगर ए से बी तक जाने पर पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ ना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ जीरो थी, तो हम क्या करेंगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी को बराबर कर देंगे। तो ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और लॉस किसके बराबर है? हाफ mv²। अब दोनों को बराबर रखकर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हाइट आ जाएगी। तो हाइट इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का मेथड है जो इस चैप्टर में एप्लीकेबल होगा। एक और चीज देखो, इसमें तो यहां से u वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया और मैक्सिमम हाइट पूछी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यहां से एक पार्टिकल को रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट, बताओ जमीन पर टकराते समय वेलोसिटी क्या होगी? तो उसको भी यही इक्वेशन बनेगी ना, सेम इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। तो बेसिक कांसेप्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस और गेन हुआ है उसको पोटेंशियल एनर्जी में गेस और लॉस और गेन के इक्वल कर देंगे हम सॉल्व करने के लिए। नाउ m से n कैंसिल, कर ले इसको नोट। अब देखिए इसमें हमने क्या किया,
यहाँ से m से m कैंसिल आउट हुआ, ये एक्सप्रेशन आ गया, और नीचे यहाँ से r हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जो लेंगे r ऊपर चला जाएगा और यहाँ r प्लस h हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वो लिखा। अब इसको एक्सप्रेशन ये लिखा, एक फॉर्मूला हमारा, हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। v e का मतलब लिख लो, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। v e का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और v e का मतलब यहाँ है एस्केप वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को मैं बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये फिक्स होता है। अब यहां मैंने क्या किया, ये 2gr है, इसकी जगह v² लिख दिया और उसको रिवर्स कर दिया मैंने। ये h जो था ये डिनोमिनेटर में चला गया, h + r ऊपर चला गया। अब यहां से ये एक्सप्रेशन आया, इससे हाइट निकालनी, तो हाइट हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। एक तरह से हाइट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि इसको रटना है। बेसिक कांसेप्ट जो आपको याद रखना है वो यह है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बस ये कांसेप्ट याद रखना है। तो हम इस एक्सप्रेशन से हाइट निकाल सकते हैं। अब देखिए, हाइट निकालने के लिए मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देता हूं। इफ प्रोजेक्शन स्पीड इज 10 किलोमीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी द हाइट राइज बाय द पार्टिकल। अब ये सेकंड पार्ट करें नोट। यस, आंसर आया हमारा हाइट का 4r। देखिए, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, हाइट निकालनी, ये एक तरह से फॉर्मूले की तरह जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया। अब यहाँ ये भी किलोमीटर में, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हम जानते हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये भी यहाँ ये ध्यान रखना है, इस एक्सप्रेशन में v एंड u आर सब्स्टिट्यूट विद सेम यूनिट, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, u और v की, तो u की यूनिट किलोमीटर में दे रखी होनी चाहिए। अब ये यहाँ रखने से हमारे पास आंसर आया। अब इसको सॉल्व करेंगे 1.12 का होल स्क्वायर, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम ऑफ अर्थ रेडियस आएगी, तो ये इसका अपना आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हम ये जानते हैं हमारी अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g होता है उसकी वैल्यू 9.8 होती है। अब हमारी अर्थ का जो मास है, रेडियस है, जो डेंसिटी है, उसके कारण g की वैल्यू इसके बराबर है। लेकिन हम अगर मून पर चले जाएं तो मून पर g की वैल्यू जो यहाँ होती है अर्थ की सरफेस पर, उसका लगभग 1/6 टाइम होती है। तो हर प्लेनेट पर उस प्लेनेट के मास और रेडियस के कारण g की वैल्यू अलग अलग होती है। तो हम एक दूसरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं, उस प्लेनेट की बात कर रहे हैं जिसका मास अर्थ के मास का आधा है और उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस की 1/3 है। तो बताओ उस प्लेनेट पर g की वैल्यू क्या होगी। हमें अदर प्लेनेट पर g की वैल्यू बतानी है जिसका मास अर्थ के मास का आधा, रेडियस 1/3 है। नाउ कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अदर प्लेनेट। क्लियर क्वेश्चन, कैलकुलेट करें आंसर। निकाला आंसर। अब देखो बहुत आसान सा मेथड है, जी का फॉर्मूला लिख लें और उसमें वैल्यू रखकर आंसर निकाल लें। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है ना, इससे आंसर निकालेंगे। मैं ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह से हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ देखो जी किसके प्रोपोर्शनल है, मास डिवाइडेड बाय रेडियस के स्क्वायर के। अब दूसरे प्लेनेट पर जी की बात करूंगा तो क्या होगा, इस प्लेनेट पर जी। अब हमने उस प्लेनेट का मास कितना किया है, हाफ किया है ना, तो m की जगह 1/2 लिख दें, और रेडियस हमने 1/3 की है, उसकी जगह 1/3 लिख दें, इसका स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 9g/2 के बराबर। उस दूसरे प्लेनेट पर g की वैल्यू इसके इक्वल होगी, दूसरे प्लेनेट पर g की वैल्यू इसके बराबर आएगी। ये इसका सॉल्यूशन।
अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, वापस हम एक दूसरे प्लेनेट पर बात कर रहे हैं। अब दूसरे प्लेनेट की डेंसिटी जो है अर्थ की डेंसिटी से 4 टाइम है। डेंसिटी का मतलब समझते हो ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और जितने भी प्लेनेट होते हैं वो सब स्फेरिकल होते हैं। तो दूसरे प्लेनेट की डेंसिटी हमारे प्लेनेट से 4 टाइम ज्यादा है, और रेडियस सेम है उस दूसरे प्लेनेट की। दूसरे प्लेनेट की रेडियस भी वही है जो हमारी अर्थ की रेडियस है। तो हमें बताओ दूसरे प्लेनेट पर जी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। तो ये हमारे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें उस प्लेनेट के मास में क्या रेशियो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो यहाँ जी का फॉर्मूला ही होता है ना, अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन मास की जगह क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और प्लेनेट तो स्फेरिकल होते हैं, और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। अब ये मास की वैल्यू यहां रखते हैं, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो इस जी की वैल्यू में कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और रेडियस हमें उस दूसरे प्लेनेट की भी सेम दे रखी है, 4/3 पाई कांस्टेंट होता है। तो इसमें वेरिएबल क्या है जिसके कारण जी दूसरे प्लेनेट पर चेंज हो रहा है, केवल डेंसिटी है ना। डेंसिटी के अलावा इस एक्सप्रेशन में हर एक चीज कांस्टेंट है। तो यहाँ जी को क्या लिख सकता हूँ, जी किसके प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी। तो जी अगर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, और क्वेश्चन में हमें कहा है कि दूसरे प्लेनेट का जी हमारे अर्थ के प्लेनेट से 4 टाइम है। देखो डेंसिटी और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है अगर डेंसिटी को डबल करोगे तो जी भी डबल हो जाएगा। तो अब जी डैश क्या होगा, जो अर्थ पर जी है उसका 4 टाइम होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर, यह उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि हमारे पास दो पॉइंट मास, एक यहां रखा है एक यहां रखा है। अब इन दोनों पॉइंट मास के कारण इसके बीच में यहां एक पॉइंट है पी, उस पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ई का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और वी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर यहाँ फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो हमें x की वैल्यू बतानी है एक पार्ट में, तो और दूसरे पार्ट में ये बताना है कि जो p पॉइंट है जहां फील्ड 0 है वहां पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी। अब देखिए यहाँ पर अगर इस p पॉइंट पर हम फील्ड निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव होता है, इस m मास के कारण जो फील्ड इस पॉइंट पर होगा इधर की तरफ होगा ना, E1 कह देता हूं, और 2m मास के कारण जो फील्ड होगा इधर की तरफ होगा E2। और E1 E2 की वैल्यू क्या होगी, E1 क्या होगा फील्ड, gm/x²। यही फॉर्मूला है, इसका मास m है और इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस x है। अब दूसरे मास के कारण अगर फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा, g 2m, और डिस्टेंस कितनी है, इस 2m से इस p पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस a - x, और नीचे लिखते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ P पॉइंट पर ये दो फील्ड हैं, दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, और हमें क्वेश्चन में कहा है कि इस P पॉइंट पर टोटल फील्ड 0 है। तो 0 होने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। तो 0 होने के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा है P पर फील्ड 0 है, और P पर फील्ड 0 तभी होगा जब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर करके हम आंसर निकालेंगे। जब देखो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे तो g * m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या,
तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लिया, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, x स्क्वायर का x होगा और 2 का रूट 2 होगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालिए, तो ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, सेकंड पार्ट हमारा यह है पोटेंशियल निकालने का। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पोटेंशियल जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसका फॉर्मूला था माइनस gm/r। इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर एडिशन होता है उसमें पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल में देखो इस P पॉइंट पर पहले मास के कारण भी पोटेंशियल माइनस, दूसरे के कारण भी माइनस। जब दोनों के कारण माइनस है तो टोटल निकालूंगा तो जोड़ेंगे इसे, डायरेक्शन तो होता नहीं है। अब चलो पोटेंशियल निकालते हैं अपन, तो क्या होगा B, पहले के कारण पोटेंशियल लिखूंगा माइनस gm/x, फिर दूसरे के कारण पोटेंशियल लिखूंगा माइनस g2m/a-x, यही होगा ना। अब यहां पर इसमें से माइनस gm बाहर ले लो, अंदर क्या बचा 1/x प्लस 2/a-x, यही बचा ना। अब यहां से x की वैल्यू इसमें रखकर आंसर निकालूंगा, मैं ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं उलझा क्योंकि डिफिकल्ट कैलकुलेशन। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। गाइडेंस को अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ा है 11th में। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अर्थ की सरफेस पर अगर सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराते हैं तो उसका टाइम पीरियड t1 आता है। अब उसी सिंपल पेंडुलम को अर्थ की सरफेस से एक सर्टेन हाइट पर ले जाते हैं और वो हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2r। तो 2r हाइट पर अगर सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराएंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g, यही होता है ना सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब देखिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले में अगर हम हाइट बदल रहे हैं, h हाइट पर ले जा रहे हैं, तो इसमें से कौन सी चीजें जो बदल रही है। सिंपल पेंडुलम जानते हैं ना, इस तरह का होता है, ये एक स्ट्रिंग से पार्टिकल बंधा होता है, स्ट्रिंग की लेंथ है होती है, ऐसा ऑसिलेट करता है वर्टिकल प्लेन में, ये सिंपल पेंडुलम है। इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें अगर इस सिंपल पेंडुलम के अरेंजमेंट को एक बार यहाँ नीचे रख रहा हूँ, एक बार ऊपर रख रहा हूँ, तो क्या चीज हाइट बदलने से बदल रही है, जी की वैल्यू बदल रही है। सिंपल पेंडुलम की लेंथ वही है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g। टाइम पीरियड √g के इस तरह से प्रोपोर्शनल होगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ t2/t1 इज इक्वल टू √g1/g2। अब इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए हमें जो है हाइट जब 0 के बराबर है तो टाइम पीरियड हमें t1 दे रखा है। अर्थ की सरफेस पर हाइट 0 होगी तो टाइम पीरियड कितना है, t1 के बराबर। और अर्थ की सरफेस से अगर 2r हाइट पर जाते हैं तो टाइम पीरियड जो है t2 है, और ये हमें निकालना है। इस एक्सप्रेशन में अर्थ की सरफेस पर टाइम पीरियड t1 के बराबर दे रखा है, t1 गिवन पैरामीटर है, और हमें 2r हाइट पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो t2 हमें कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। अब देखो इसको निकाल लेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू में किस तरह से चेंज होता है, इसका फॉर्मूला था ना g, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अब अर्थ की सरफेस पर तो g की वैल्यू g के बराबर होगी g1, तो भाई अर्थ की सरफेस h बराबर 0 पर g की वैल्यू तो g के बराबर है। अब इस वाले केस में हाइट अगर हम 0 रखेंगे, h की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो g आ जाएगा। अब सेकंड केस में अगर h की वैल्यू 2r रखें तो g की वैल्यू क्या आएगी, इस फॉर्मूले से g * 1 + 2r/r इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ रहा है,
यहां से 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया g/9। क्लियर। अब ये दोनों g1 g2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखकर टाइम पीरियड निकाले, तो t2 इज अपॉन t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट g1 की वैल्यू क्या है g के इक्वल और उसकी वैल्यू है g/9, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 3 बचा, तो आंसर हो गया 3t1। तो अपना आंसर क्या हुआ t2 निकालना है तो 3t1 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3t1 के इक्वल। करने इसको नोट। अब देखिए अगला क्वेश्चन यह है इक्वेटर पर g की इफेक्टिव वैल्यू जो है 3/4 g के इक्वल अर्थ की किस रोटेशन स्पीड के लिए होगी। अर्थ का ओमेगा वैसे फिक्स होता है अपनी एक्सिस पर घूमने का, उसका टाइम पीरियड भी फिक्स होता है। तो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है कि हम अर्थ का अगर ओमेगा बढ़ाते जाते हैं ना तो g की वैल्यू घटती जाती है और g की वैल्यू घटकर 3/4 होने में के लिए ओमेगा की क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें निकालनी है। अब इसका सॉल्यूशन इक्वेटर पे g इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था, इफेक्टिव फॉर्मूला g की वैल्यू का अर्थ के रोटेशन के कारण जो g की वैल्यू में चेंजेस होते हैं वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे और ये फॉर्मूला आया था ना ओमेगा स्क्वायर माइनस r। g की इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला ये है। अब इस क्वेश्चन में जो g की इफेक्टिव वैल्यू दे रखी है वो रखकर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा 3g। अब देखिए बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, यहां से ओमेगा हमारे पास इसके इक्वल आ गया, अर्थ की रेडियस और स्मॉल g की वैल्यू जानते ही हैं, वो रखकर हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अपना आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट मुझे अर्थ का टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा को लिखूंगा 2π/t, इससे टाइम पीरियड आया है। अब देखो ये वाली वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी ना, इसकी वैल्यू कितनी हमने पिछली क्लास में निकाली थी 84.6 मिनट, तो ये वैल्यू 84.6 मिनट इनटू डबल हो गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू फॉर टुडे। आज हम यही एंड करते हैं, इसके बाद अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल मोशन, सैटेलाइट मोशन, प्लैनेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे। ये वो वाला पार्ट था जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड था। थैंक यू।